नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एमपीटीटी एग्ज़ाम और जो भी टीईटीज़ एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए, और उसमें ख़ास तौर से पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज सीरीज़ का पहला टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस मैथ पेडागोजी के। पहला क्वेश्चन, एक छात्र के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि छात्र को किस तरह की समस्या आ रही है या छात्र का रिएक्शन ऐसा क्यों है। पहला ऑप्शन बोल रहा है छात्र कक्षा में वादा डालने के लिए अवसर खोजता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन, छात्र को भाषा समझने में कठिनाई होती है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, आंसर हो सकता है। छात्र संख्या क्रियाओं को नहीं समझता। अब संख्या क्रियाएं बेसिक जो ऑपरेशंस प्लस माइनस इंटू डिवाइड वैसा तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो कौन सी समस्या समझ रहा है, शाब्दिक समस्या पर चल रहा है, तो संक्रियाओं की बात यहाँ पर नहीं है। आगे चलेंगे, छात्र जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। अब छात्र जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, वैसा शाब्दिक समस्या की बात नहीं है। जब वो एग्जीक्यूट करता है, गणना करता है, तब ये समस्या आती है। बचा ऑप्शन कौन सा, बी, छात्र को समस्या समझने में कठिनाई होती है। बिल्कुल होती है। जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं क्लियर नहीं होता, वो स्टूडेंट जनरली अपने टीचर से पूछते हैं सर जैसे इसमें लिखा है ए बी से 8 अधिक है, तो किसमें 8 जोड़ना और किसमें 8 घटाना है। ये समस्या सामान्य रूप से बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये समस्या किसकी समस्या हो जाती है, फिर शाब्दिक समस्या हो जाती है। अब शाब्दिक समस्या हो जाती है तो हम किस पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छात्र को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, छात्र में गणना करने संबंधी कौशलों को, स्किल्स को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों द्वारा, निश्चित रूप से गणित है तो साथ में अभ्यास चलेगा, जहां अभ्यास नहीं होगा उसे हम हटाकर चलेंगे। और अभ्यास में भी मनोवैज्ञानिक जहां पर विधि का उपयोग किया जाएगा, मनोवैज्ञानिक मतलब जहां से बच्चा सीखने के लिए वो खुद प्रेरित हो, ऐसी विधियों को मनोवैज्ञानिक विधियां बोला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखेंगे, केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर, कंप्यूटिंग कंसेप्चुअल नॉलेज देकर किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। एल्गोरिथम समझाकर किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सी और डी ऑप्शन हट जाएंगे। अब बचे कौन से ऑप्शन हमारे पास, ए और बी ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, कंसेप्ट समझा दो और प्रोसीजर समझा दो और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवा दो। बिल्कुल ठीक है, अच्छा मेथड है। ए में क्या बोल रहा है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके मतलब एक्टिविटी में बच्चे को लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तरीका है और ये सामान्य तरीका है गणित सीखने का। ये सामान्यतः उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है, लेकिन सामान्य कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक स्तर पर सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा गतिविधियों का आयोजन करके। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में वो कितने लीटर दूध बेचता है। और ये किसके द्वारा बताना है, ब्लूम के द्वारा बताना है। अब ब्लूम का नाम आपको आगे सुनने को मिलेगा। ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया था, और 3 तरह के शिक्षण के उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य बताए थे। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो वर्गीकरण है उसमें से ऑप्शंस उठाकर उसने दिए हैं। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता में किस ओर संकेत करता है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है कुछ नया लेना, नियम सिद्धांत आदि सीखना, और यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोधन का मतलब होता है जो ज्ञान आपने सीखा है उसे व्यवस्थित करना, उसको समझना, तो बोधन जैसी बात यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रही है। जब ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसका बोध क्या होगा। अब आते हैं संश्लेषण और विश्लेषण, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। संश्लेषण, विश्लेषण में क्या होगा, विश्लेषण में जब हमारे पास जो ज्ञान आया है उसे हम खंड खंड करके देखते हैं, जबकि विश्लेषण में क्या होता है, जो हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर हम दूसरे संप्रत्यय या कंसेप्ट्स को तैयार करते हैं। तो कंसेप्ट तो कोई नए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, 10 दिन में 1410, एक दिन में मतलब इसे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या होगा, सी, विश्लेषण। किसी ऑप्शन में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको जवाब दिया जाएगा।
अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक। अब वस्तुनिष्ठ क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होता है जब जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अगर उसके काम करने में उसकी फीलिंग्स और जो भावनाएं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे बोला जाता है वस्तुनिष्ठ कार्य। और सार्वभौमिक क्या होता है? वो कार्य या वो रिजल्ट्स जो एक जगह जैसे हैं वैसे ही सभी स्थान पर, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर वो उसी तरह से रहते हैं। अब जो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं उन पर किसी भी भावना का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बच्चे से हमने जिसको जोड़ना आता है 2 और 3 जोड़कर पूछा तो वो 5 जवाब देगा क्लास में, और घर पर पिटने के बाद भी वो 5 जवाब देगा, खेलते जाएगा तब भी वो 5 जवाब देगा, क्योंकि उसके साथ उसकी भावनाएं नहीं है। तो गणित के जो नियम और निष्कर्ष होंगे कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ होंगे। और सार्वभौमिक हमने देखा स्कूल में भी वही आंसर, घर पे भी वही आंसर, प्लेग्राउंड में भी वही आंसर, अमेरिका में भी, ग्लेशियर्स पर भी, हिमालय की चोटी पर भी, सभी जगह 2+3 5 होगा। मतलब वो क्या है? नियम और निष्कर्ष सार्वभौमिक है। तो आंसर कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? सी। गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्निहित है। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्ट में बताते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है जब अध्यापन या अधिगम प्रक्रिया चल रही है उस दौरान जो फीडबैक लिया जाता है उसे बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। शिक्षण के दौरान जो फीडबैक, हाँ समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है, सभी तक आवाज पहुंच रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस किस में आ जाते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं, जिससे शिक्षण क्रिया को और अच्छा बनाया जा सकता है। अब इसमें ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सामान्य त्रुटियों को पहचानने के लिए। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अधिगम को अच्छा बनाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं के लिए। बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जाम में लिया जाता है, यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों के ग्रेड बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है? अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानने के लिए। बिल्कुल ठीक है, अधिगम में असंगति, जो शिक्षण चल रहा है उसमें असंगति होगी या कुछ भी होगा, वो किस में पता चलेगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो अपना आंसर कौन सा होगा? डी। आगे बढ़ेंगे। गणित को कहा जाता है, अब ये तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, सीधे सीधे क्या होगा? गणित क्या है? मस्तिष्क का व्यायाम। तार्किकता से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर सीधे बनेगा मस्तिष्क का व्यायाम। विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं, शक्तिशालियों की शक्ति नहीं, मन की भाषा नहीं। हाँ, अगला चलते हैं। अब ये आ जाता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जो हमें सीधे सीधे याद रखना है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। अब याद रखने का तरीका आपको इसमें बता दिया जाता है। जैसे हम अपने कैलेंडर को, जिसमें पूरे साल का ब्यौरा होता है, सभी के सामने सामाजिक वातावरण में टांग देते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे? अपने जो उद्देश्य हैं वो कील पर टांग देंगे। किल पैट्रिक, कील पर टांगना। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, तो अपन क्या करेंगे? उसे कील पर टांग देंगे। ये किसने? किल पैट्रिक ने बोला। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे स्टूडेंट्स। उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। कोई भी शिक्षक, खासतौर से गणित का शिक्षक जब कक्षा में जाता है या सामान्य विषय का शिक्षक भी कक्षा में जाता है, तो वो जो अपने उद्देश्य लेकर चलता है, विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन उद्देश्य जो उसके होते हैं वो टीचिंग के या शैक्षणिक उद्देश्य ही क्लास में वो लेकर जाता है। चाहे वो स्पोर्ट्स का टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उद्देश्य हमेशा कौन से होंगे? शैक्षणिक होंगे। दूसरा कोई भी उद्देश्य वो क्लास में लेकर नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, बिल्कुल ठीक है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। मानसिक शक्तियों का विकास हो, इग्नोर नहीं किया जा सकता। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो गणित है वो तर्कसंगत है, तर्कसंगतता बढ़ती है जिससे समाज में अंतिम रूप से प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और लास्ट ऑप्शन है आनंद की प्राप्ति ना हो, जबकि गणित पढ़ाते में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहे, बच्चों की रुचि उसमें लगातार बनी रहे। रुचि रहेगी, रुचि प्रेरणा की तरह भी काम करेगी उनके लिए, तो आनंद का हमें क्लास में ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आनंद की प्राप्ति हो। किसी भी ऑप्शन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको क्लियर किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। ये फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ आ गया शक्ति। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति होती है, वो हमेशा हर स्थिति में डटा रहता है। तो ये अपन याद रखेंगे। स्टेटमेंट किसका है? डटन का। डटन ने क्या बोला? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। डटने से और शक्ति से हम याद रखेंगे। वहाँ किलपैट्रिक ने सामाजिक वातावरण का बोला, वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक, अच्छा मतलब 5वीं के बाद जो टॉपिक्स आते हैं, 5वीं के बाद कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? जैसे चाल टॉपिक आ जाता है, आयु टॉपिक आ जाता है, फिर लाभ हानि टॉपिक आ जाता है, प्रतिशत टॉपिक आ जाता है और कार्य एवं समय टॉपिक आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ किसके बाद? 5वीं के बाद इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होते हैं? हमारे व्यवहारिक जो ज्ञान है उससे संबंधित होते हैं। हम अपने आसपास इन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा है वो उसमें सर्वाधिक महत्व किसका है? व्यवहारिक चीज़ों का महत्व है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक चीज़ों का नहीं है। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पर अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आराम से क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं होती है। कौन कौन सी गणित की विशेषता में नहीं आता है? गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है, बिल्कुल सामंजस्यता होती है। एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, सब ऐसा लगता है बंधे हुए होते हैं, उसमें एक विशेष क्रमबद्धता होती है, सामंजस्यता होती है। फिर गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत होता है। अब ये तो अपन को बिल्कुल ही ऑड दिख रहा है कि ज्योमेट्री अलग होता है, मेंसुरेशन अलग होता है और अलजेब्रा अलग होता है। सारे जो गणित के पार्ट है वो अलग अलग होते हैं, कहीं पर भी वो समुच्चय सिद्धांत पर आधारित नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होगा? सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अपन सी और डी भी देख लेते हैं। गणित की भाषा सांकेतिक होती है, निश्चित रूप से होती है। आप बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, धन का करते हो, ऋण का करते हो, गुणा का, भाग का, लेस देन, ग्रेटर देन और सर्वांग समता वगैरह, सिमिलरिटी, सबके आप साइन यूज करते हो। तो गणित की भाषा कैसी है? सांकेतिक। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर? समुच्चय सिद्धांत पर भाषा आधारित नहीं होती है। गणित शिक्षण में अगला क्वेश्चन नंबर 13, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अब विशिष्टीकरण मतलब कुछ खास विशेष उदाहरणों पर जाना, वो होता है विशिष्टीकरण। और कौशल मतलब स्किल्स जो आपने सीखी है उसमें विशिष्टीकरण खास उदाहरणों पर कहाँ पर जाएंगे? गणना करने पर जाएंगे। गणना क्लासरूम का विषय है, सामान्य विषय नहीं होगा। निष्कर्ष निकालने पर, निष्कर्ष निकालने के लिए जो गणित की स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगी हर जगह पर निष्कर्ष निकालने में। फिर गणितीय आकृतियाँ बनाने में, हाँ गणित के अगर आपको स्किल्स है तो आप गणितीय आकृतियाँ बड़े आराम से बना सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज के अलग अलग प्रकार हों, चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हों। तो अपन किस ऑप्शन पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। स्किल्स हैं तो उनका विशिष्टीकरण यहां पर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? अब किसने कहा कि गणित में वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? अब निष्कर्ष निकालने की बात है तो निष्कर्ष कहाँ से? अंदर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। मन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। रिसर्च करके किसी भी तरह से अंदर से निष्कर्ष निकालेंगे तो कहाँ से आएंगे? बेंजामिन पेरेक होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखेंगे, हम लिंक करके रखेंगे, मन से लिंक करके रखेंगे, निष्कर्ष निकालने को मन से लिंक करेंगे। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब जो रुचि उत्पन्न कर रहे हैं गणित के प्रति वो कहाँ से कर रहे हैं? बाहर से। और बाहर से आप देखेंगे जो चीज़ की जाती है, क्या किया जाता है बाहर से बैठकर? क्लास में टीचर अगर आएगा, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रुचि नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा? उन्हें मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। वो एक काम कर सकता है कि जो शिक्षण विधि है उसका दूसरी शिक्षण विधि का उपयोग कर सकता है, मनोवैज्ञानिक का उपयोग कर सकता है, लेकिन वो भी क्या होगी? बच्चों के लिए प्रेरणा ही होगी। या तो वो लेक्चर देकर, समझाकर, किसी भी तरह से वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है। शिक्षण विधि भी अंतिम रूप से जो मनोवैज्ञानिक विधि होगी वो भी मोटिवेशन का काम करती है। तो शिक्षण विधि अल्टीमेटली किस पर जाएगी? प्रेरणा के द्वारा। और अभिरुचि द्वारा, अभिरुचि अंदर से आने वाला विषय है, तो आंसर क्या होगा इसका? प्रेरणा द्वारा।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या हम बाल विकास में पढ़ते हैं। जो हर बालक होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। अगर हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है तो हर बालक को अपने आप में विशेष शिक्षण या अधिगम की आवश्यकता होगी। जब अधिगम चलेगा पूरी क्लास के लिए तो वो विशेष के लिए नहीं हो सकता। तो जो भेदभाव की समस्या है, हर बच्चा अपने आप में वो चीज़ महसूस कर सकता है। हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। यहाँ हो सकता है आपको मेघा भी ना मिलता, आप पिछड़े पर लगा देते, पिछड़ा ना मिलता मेघा भी पर लगा देते, लेकिन सभी बच्चों में ये समस्या पाई जाती है। अब बढ़ेंगे आगे। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? अब ये तो बिना डाउट वाला क्वेश्चन है। रेखा गणित नया विषय है, नई शाखा है। सांख्यिकी नई शाखा, और भी नई शाखा है सांख्यिकी। सबसे नई शाखा सांख्यिकी है अभी गणित में। फिर बीज गणित जो एक्स वाई की इक्वेशंस चलती हैं, फिर उसके बाद अंक गणित हम पढ़ते हैं। अगर प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो सबसे अच्छा जो उदाहरण हमें सुनने को मिलता है वो है शून्य की खोज को क्रांति के रूप में देखा जाता है। और शून्य किस में आता है? मुख्य रूप से अंक गणित में लिया जाता है। और अंक गणित के आधार पर ही जो खगोल विज्ञान है वो विकसित किया गया प्राचीन काल का, जो पूरा अंक गणित पर आधारित था। तो अपना आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अंक गणित, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? जैकब एल मोरोनो का संबंध किस विधि से है? जैकब एल मोरोनो का संबंध किस विधि से? अब ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, एक खास विधि है जिसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है बच्चों का ध्यान रखने में। वो विधि हो जाएगी, आंसर होगा हमारा समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ दे दिया जाए आपको। समाजमिति विधि होती है, बच्चे जिस ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जिस ग्रुप में खेल रहे हैं, जिस ग्रुप में खाना खा रहे हैं, उसका प्रभाव उन पर कितना पड़ता है, वो कितना फॉलो करते हैं, वो कितना उनको देखकर सीखते हैं। इन प्रभावों का या इन सभी चीज़ों का जहाँ जिस विधि में अध्ययन किया जाता है उस विधि को बोला जाता है समाजमिति विधि। जो हमारे समाज में भी बोला जाता है संगति का असर हमेशा रहता है। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, समाजमिति विधि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया? और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्लूम ने शिक्षण विधियों के शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया 3 भागों में और उनको फिर से बांटा। ये अपन अलग लेक्चर में, अलग वीडियो में इसको पूरा देखेंगे। अभी सिर्फ इतना कि ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। वो 3 भाग कौन से थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों में वर्गीकरण किया, इनको हम देखेंगे। तो इसका आंसर होगा ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना व्यवहारिक गणित का भाग है। जो व्यवहार में अपनी जिंदगी में हम गणित को कहाँ पर उपयोग में लाते हैं, क्लास से, स्कूल से बाहर निकल के गणित जहाँ काम आएगा उसे बोला जाएगा व्यवहारिक गणित। संख्याओं का हिसाब लगाना, संख्याओं का हिसाब लगाना बिल्कुल भी एक बेतुका सा सेंटेंस बन रहा है। संख्याओं का हिसाब लगाना, संख्याओं का कोई हिसाब किताब नहीं होता। फिर जोड़ व बाकी करना, जोड़ व बाकी करना, इसको करेक्ट कर लेंगे। आपको जो लिंक मिलेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो पीपीटी मिलेगा उसमें इसको करेक्ट करके दिया जाएगा। जोड़ व बाकी करना मतलब जोड़ व घटाव करना, और जोड़ और घटाव बाहर व्यवहार में नहीं किए जाते, इनका संपादन क्लास में किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत। समीकरणों को हल करना, ऐसा आपने कहाँ पर देखा है? खेलने जब जाते हैं बच्चे मिलकर समीकरण हल करने वाला खेल खेल रहे हैं। अच्छा तुम ये वाला समीकरण हल करो, अच्छा तुम ये वाला करो, चल तू एक्स क्यूब वाला करके बता, चल तू वाई क्यूब वाला करके बता। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहाँ देखने को मिलती हैं? समीकरण वाली क्लास में, बाहर नहीं मिलती। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन बैंकों की कार्यप्रणाली। जब हम बैंक में जाते हैं रेट वगैरह पूछते हैं, कितना पैसा हो गया, मैंने इतना निकाल लिया, इतना बचा, मैं और जमा कर दिया, अब मेरा कितना हो गया। तो जो गणित है उसका व्यवहारिक रूप से हम जो व्यवहार में देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? बैंकों की कार्यप्रणाली में देखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए अपन इतना रखेंगे। अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है वो मिलने वाला है ईवीएस पर,
के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और ईवीएस मैथ्स लगभग सभी सब्जेक्ट के 5 टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वेट करें अगले वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।